हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें जो आपका पेपर सेकंड है जिसका नाम है भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे यानी कि कॉन्करेंट इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यह आपका सेकंड पेपर है और इससे पहले इस सब्जेक्ट का हमने पीवाईक्यू करा दिया है और आज ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। जो पेपर फर्स्ट है उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया है, ये आपका पेपर सेकंड है और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके 75 के 75 क्वेश्चन सही हो जाएं, आप अच्छा कर पाएँ, तो उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन में आना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि एग्जाम आपका फुल एमसीक्यूज होने को है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं हम। चलिए, आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप ठीक से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक या फिर नर्सरी। तो जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के होते हैं, 3 से 6 साल के होते हैं, उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आइए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा डीप में समझिए। देखिएगा, और भी तरीके से क्वेश्चन से घुमा करके पूछ लेता है, इसलिए आप डिटेल में समझें। प्राथमिक विद्यालयों में, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से 5 तक के, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे नर्सरी शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले, यानी कि कक्षा 1 से जो उसकी क्लासेस, जो उसकी कक्षा शुरू होती है, उससे पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह जो होता है। तो इसमें क्या होता है कि औपचारिक शिक्षा जो उसकी कक्षा 1 से शुरू हो रही है, उससे पहले की जो शिक्षा है वह नर्सरी शिक्षा या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मनुष्य के विकास की नींव कहा जाता है। किसको? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। इसे प्री स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्री स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रदान की जाती है, जिन्हें आमतौर पर बालवाड़ी के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे बालवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बालवाड़ी के रूप में भी उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इतना हमने समझा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नर्सरी भी हो सकता था, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो कि अभी हम समझ रहे थे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य कौन सा नहीं है? जब नहीं पूछ लेता है तो आपको आंसर बड़े ध्यान से करना होता है। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले जो शिक्षा दी जाती है, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। और बच्चों के, तो इसका मुख्य लक्ष्य कौन सा नहीं है? देखिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना, ये तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, वो बच्चे हमारे खुशहाल रहें, स्वस्थ बने रहें, ये तो लक्ष्य है। ठीक है, हमें ढूंढना कि कौन सा नहीं है। बच्चों को प्रभावशाली संप्रेषक बनाकर सीखने के प्रति उत्साहित करना, कहने का मतलब है कि यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से संप्रेषण सिखाएं, कम्युनिकेशन सिखाएं, किस शब्द को क्या बोला जाता है, सही उच्चारण क्या होता है, वो हम सिखाएं। उसके बाद लर्निंग के प्रति बच्चे उत्साहित रहें, सीखने के लिए वो उत्साहित रहें, ऐसा उनको हमें बनाना है। यह भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। बच्चों को आसपास के परिवेश के साथ जोड़ना, जहां भी बच्चे रहते हैं उसके आसपास का जैसा भी एटमॉस्फेयर है, जैसा भी समाज है, उसके साथ उसको जोड़ा जाए। ठीक है, यह भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है। नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य है। प्यारे दोस्तों, किसका है ये माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य है
क्योंकि यहाँ पे पूर्व प्राथमिक में बच्चा नेतृत्व नहीं कर पाएगा, लीडरशिप नहीं कर पाएगा, क्लास का मॉनिटर नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पहुंचता है तब बालक यहाँ पे नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता यहाँ पे उसके अंदर विकसित की जाती है और वो नेतृत्व कर भी लेता है, मॉनिटर भी बन जाता है, क्लास का नेता भी बन जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। अगर माध्यमिक पूछा होता तो हम इसके साथ में चले जाते, हालांकि अभी नहीं पूछ रहा है तब भी हम इसके साथ में जाएंगे। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है किसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक व बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। किसके अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, उच्च शिक्षा के अंतर्गत, या फिर ये सभी शिक्षा के अंतर्गत। 14 से 18 वर्ष बच्चे की उम्र होती है और 9 से 12 तक वो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जो कि 9 से 12 तक यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसा होता है। इसमें 2 चीज़ें आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। वो ये कि यहाँ पे जो कक्षा 9 से 12 है, इसमें कक्षा 9 और कक्षा 10, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 होता है इसको उच्च माध्यमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इसको उच्च माध्यमिक कहा जाता है। इसको उच्च माध्यमिक कहा जाता है। और ये जो कक्षा 11 एवं 12 होती है, कक्षा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, चलिए ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आई बात समझ में। किसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं आते हैं? तो ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जहां वो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। 9 और 10 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है, 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी माध्यमिक शिक्षा होती है इसको उच्च शिक्षा की आधारशिला भी कहा गया है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि उच्च शिक्षा की आधारशिला क्या है, उच्च शिक्षा की आधारशिला, ठीक है, क्या है? तो वह है माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, और इसको जो है कि रीढ़ की हड्डी के बराबर भी माना गया है। माध्यमिक शिक्षा को कहते हैं कि ये जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है ये वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जिस प्रकार रीढ़ मनुष्य के समस्त शरीर को संभाल करके रखती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के जीवन के निर्माण में माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन शिक्षा संरचना क्या है? यानी कि जो शिक्षा का नया पैटर्न दिया गया है NEP 2020 के तहत, वह क्या है? तो प्यारे दोस्तों वह है हमारा स्ट्रक्चर है 5-3-3-4, 5 + 3 + 3 + 4 है। अब इसको विधिवत तरीके से समझिए, 5-3-3-4 है क्या? चलिए यहाँ से NEP 2020 को थोड़ा समझ लीजिए। ये जो 4 स्टेजेस इसमें दी गई हैं, जो पैटर्न है नया, इसको समझ लीजिए। ये जो NEP 2020 है ये नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को बदलकर 5 + 3 + 3 + 4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा कितने साल रहेगी सर? अब इसमें 15 साल रहेगी, जिसमें जो पहली स्टेज है आपने अभी 5-3-3 + 4 को समझा। अब ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, अब ये हमको समझना है। 5 का मतलब ये होता है कि ये फाउंडेशन स्टेज की उम्र होती है 5 साल। ठीक है, 5 वर्ष का पीरियड। फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे जो बालक 3 से 8 साल तक के होंगे, 3 से 8 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए इसको तैयार किया गया है, जिसमें क्या रहेगा, 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा रहेगी और फिर 2 साल की स्कूली शिक्षा इसमें रहेगी। वो जो 2 साल की स्कूली शिक्षा रहेगी उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 रहेंगे। 3 साल तो पहले जैसे आपके NC हो गया है ना, LKG हो गया, UKG हो गया, ये 3 साल तो इसमें गुजर जाएंगे। 2 साल में फिर कक्षा 1 में और कक्षा 2 वो इसमें आ जाएगा। तो जब कक्षा 2 पास हो जाएगा तब बच्चा हो जाएगा हमारा 8 साल का। 8 साल का हो गया। ठीक है, अब 8 साल से वो आगे बढ़ेगा, फिर वो पहुंचेगा सेकंड में प्रिपरेटरी स्टेज में।
प्रिपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चा 8 साल वाला बच्चा इसमें घुसेगा इस स्टेज में और फिर 11 साल का होकर के निकलेगा। अब 8 से 11 साल तक का जो बच्चा रहेगा उसमें वो कक्षा 2 तो यहाँ से पास करके आया है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 वो 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। ओके, फिर आती है तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। 5 साल इसमें लग गए बच्चे को, 3 साल इसमें, 5 + 3 हो गया। अब फिर +3 रहेगा। मिडिल स्टेज में आएगा बच्चा, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है मिडिल स्टेज में। फिर जो सेकेंडरी स्टेज रहती है, सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये 4 साल इसमें आए हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें 6, 7, 8। ओके, तो लास्ट वाला 4 है। देखिए इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये है वो 5 + 3 + 3 + 4, ये है फॉर्मूला। इसको समझिएगा, पूछ लेगा आपसे कितने साल से कितने साल तक का बच्चा किस स्टेज में रहेगा। ओके, NEP 2020 की अगर बात की जाए तो ये जो है ये भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। इसके अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। समिति कस्तूरीरंगन समिति है। समिति का गठन जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। इतनी बात क्लियर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इससे घुमा फिरा करके भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम जो है कि डेफिनेटली अच्छा रिप्लाई कर पाएंगे NEP 2020 को लेकर के और 5 + 3 + 3 + 4 को लेकर के। एक और क्वेश्चन है जो कि NEP 2020 से ही रिलेटेड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मुफ्त एवं, यहाँ पे मुक्त नहीं है, यहाँ पे मुफ्त लिखा हुआ है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, पहले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता था, लेकिन NEP 2020 के तहत अब क्या कर दिया गया है, 3 साल से 18 साल तक, 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें वो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो अब जो है जो पहले 6 से 14 वर्ष तक की का जो समय था वो अब 3 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन इसका बहुत बेस्ट है और आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो ये जुलाई 2004 में शुरू की गई थी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई, लेकिन 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। किसको? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। जो योजना जुलाई 2004 में शुरू हुई थी उसे 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम पकड़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1997। 15 अगस्त 1997 को इसी से मिलता जुलता एक कार्यक्रम है, उसका नाम है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। आगे इसमें जोड़ लीजिए, शिक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1997 को हुई थी। आपसे पूछ लेगा कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1997 को। वेरी गुड। अगला ऑप्शन है हमारा 31 दिसंबर 2001। इस दिन क्या हुआ था सर? 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए, नाम क्या है योजना का? शिक्षा। आप चाहें तो लिख लीजिए शिक्षा, नहीं तो भूल जाएंगे। शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत, ठीक है। शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत कब हुई सर? 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत हुई थी। एक ऑप्शन बचा है सर, वो बता दीजिए। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई। आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, मिड डे मील जो है इस योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। सारे ऑप्शन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। मैं चाहूँ तो एक बार आपको मैं चाहता हूँ कि रिपीट कर दूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत
जुलाई 2004 में हुई थी। ठीक है, और 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। सारे ऑप्शन क्लियर। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। सर ये पेड कंटेंट क्या होता है? पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड बीएड 4th सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। जिसमें मिलता क्या क्या है? आपको पहली बात तो फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा चारों पेपर का। सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्यों दे रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तब तक ऑब्जेक्टिव कैसे कर पाएंगे, इसलिए फुल सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। दूसरी बात, फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। फुल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरे पॉइंट पे आपको वन लीनियर कंटेंट दिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वन लीनियर कंटेंट, या ये सब जो है एक बार मैं दिखा दूंगा पूरा। वन लीनियर कंटेंट रहेगा, एक लाइन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चौथे पॉइंट पे हम आएंगे तो आपको 3 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे एक सब्जेक्ट के, यानी कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 12 क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। सर वो कैसे? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो क्वेश्चन बैंक आता है, आपका पवन सीरीज हो गई फुल एमसीक्यूज, एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज जो फुल एमसीक्यूज है, इजी नोट्स फुल एमसीक्यूज, इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाती है इसी कंटेंट के साथ में। वो क्यों? वो इसलिए ताकि जब आप ये कंटेंट हमसे ले लें तो आपके दिल में ये ना रह जाए मन में कि हमने सर का कंटेंट पढ़ लिया, हमने मार्केट के जो नोट्स आते हैं उनको तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा ना पेपर वहीं से आए। ठीक है, अब आपके मन में भय हो सकता है, भ्रम हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चन बैंक भी दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और 5 नंबर पे जो आपके PYQs बचते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। इतना सारा मटेरियल लेने के लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स की फीस जान सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। अभी मैं आगे एक एक करके दिखा भी दूंगा किस तरीके के नोट्स रहेंगे। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर होती है। महिला समाख्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? महिला समाख्या योजना की शुरुआत जो है वह आपकी हुई थी वर्ष 1989 में। कब हुई थी? वर्ष 1989 में महिला समाख्या योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए एक पॉइंट पे। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण एरिया थी, उन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, महिला समाख्या योजना की। चलिए, ऑप्शन क्लियर हो गया। सर 1921 में क्या हुआ? तो वर्ष 1921 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। 94 में क्या हुआ था? 94 में नैक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। 1961 में क्या हुआ? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस दे देगा जो कहीं ना कहीं किसी आयोग से रिलेटेड होंगे, किसी न किसी जो ऑप्शन रहेगा वो योजना से रिलेटेड रहेगा। इसमें आप भ्रमित तो हो जाएंगे कि कौन सा किसके लिए सही है, आपको भले याद हो। 1961 में क्या हुआ था? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? वर्ष 1921 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई। वर्ष 1989 में महिला समाख्या योजना की शुरुआत हुई। वर्ष 1994 में नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना हुई। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब लाया गया? ये जो क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब लाया गया या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना, ये कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका सेकंड पेपर में भी ये टॉपिक है और फर्स्ट पेपर में भी है। तो ये फर्स्ट में पूछा जा सकता है, सेकंड में भी पूछा जा सकता है। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब लाया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था यह आपका कब लाया गया? यह आपका 14 नवंबर सन 1948 को लाया गया। 14 नवंबर सन 1948 को लाया गया। अगर ये पूछ ले
कि ये किसके द्वारा लाया गया, अगर ये पूछ ले किसके द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लाया गया, तो यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। भारत सरकार के द्वारा 14 नवंबर सन 1948 को जो है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में यह आयोग बना था और उन्हीं के नाम पे इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इसको जो है राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला कमीशन कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का पहला कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन था या राधाकृष्णन आयोग था। ठीक है, और ये जो आयोग था प्यारे दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा थी इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना और हमारे कंट्री की जो प्रेजेंट जो कंडीशन थी और फ्यूचर को देखते हुए एजुकेशन की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सुझाव देने का काम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का था। ठीक है, तो इस तरीके से यह 14 नवंबर सन 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन क्लियर? हटा दें, वेरी गुड। आइए फर्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 13 जून सन 1834। कोई बताएगा 13 जून 1834 को क्या हुआ था? मैकाले भारत आया था। कौन आया था सर? मैकाले। 13 जून सन 1834 को मैकाले भारत आया था। 3 जनवरी 1882 को क्या हुआ था भाई? 3 जनवरी 1882 को क्या हुआ था? यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 3 जनवरी 1882 को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम हंटर थे, उन्हीं के कारण इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। किसको? भारतीय शिक्षा आयोग को। ओके, इसका गठन 3 जनवरी 1882 को हुआ था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो ऑप्शन सी क्लियर ही है हमारा। 14 सितंबर सन 1917 को क्या हुआ था? 14 सितंबर सन 1917 को क्या हुआ था? इसमें जो है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? 14 सितंबर सन 1917 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर माइकल सैडलर थे, उन्हीं के नाम पे इसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, वेरी गुड। हम बात कर रहे थे अपने कंटेंट की। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले मैं वन लीनियर की, एक एक लाइन में किस तरीके से क्वेश्चंस कवर होते हैं आप सामने देख सकते हैं। इस तरीके से एक एक लाइन में क्वेश्चंस कवर होते हैं और मोस्टली मैं हर वीडियोस में इसको दिखा देता हूं कि इस तरीके से हमारा कंटेंट रहेगा। आप चाहें तो ले सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आपके नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एक एक लाइन में कहाँ मिलेंगी? सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए की गई। तो इस तरीके का जो कॉन्टेंट रहता है वो सिर्फ आपको यही मिलता है और यहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो हम क्वेश्चन बैंक सीरीज़ की बात कर रहे थे, ये देखिए पवन की सीरीज है और इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाती है, जिसमें जो सामने इसका देखिए यहाँ इधर क्वेश्चन लिखा है, सामने आंसर लिखा है, क्वेश्चन है, सामने आंसर है। इस तरीके से इसकी कंप्लीट पीडीएफ पहुँचाई जाती है फुल। ठीक है, ताकि बच्चा इसको भी रिवाइज़ कर ले। ये उसी के देखिए एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि 3 क्वेश्चन बैंक हर सब्जेक्ट के दिए जाते हैं। ये 3 नंबर पे आपकी आ गई इजी नोट्स। ठीक है, तो इनकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आप जो है इनको प्रैक्टिस कर पाएँ और आपके पास ये भी तीनों सीरीज़ पहुंच जाएं। तो ये फुल कंटेंट मैंने सिर्फ आपको वन लीनियर दिखाया है, और क्वेश्चन बैंक दिखाए हैं। हमने आपको सब्जेक्टिव नहीं दिखाया, हमने आपको एमसीक्यूज नहीं दिखाए। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर समय बहुत लगता है। बस इतने से ये समझने वाला विद्यार्थी इतने से समझ जाएगा कैसा कंटेंट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ शिक्षा का प्रकार है? इसमें से कौन है जो दूरस्थ शिक्षा का प्रकार है? क्या पत्राचार शिक्षा है, सतत शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा? तो प्यारे दोस्तों, पत्राचार शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सभी जो हैं वह
दूरस्थ शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह हमारा राइट हो जाएगा। अब ये पत्राचार शिक्षा क्या है सर, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए पत्राचार जो शिक्षा होती है इसको इंग्लिश में करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते हैं, और ये जो है वो दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप है। और इस शिक्षा का अर्थ होता है पत्र द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, पत्र के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। विद्यार्थी लेटर्स के माध्यम से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करते हैं, उधर से जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो अध्यापक हैं संस्था के, वो उन क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं, उनमें करेक्शन करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, फिर जो है उनको लेटर्स के माध्यम से ही उनका मूल्यांकन करके विद्यार्थियों तक फिर से भेज दिया जाता है। ये पत्राचार शिक्षा होती है, इसमें पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है। दूसरा है फिर सतत शिक्षा। सतत शिक्षा क्या है, सतत का मतलब ये होता है कंटिन्यू, ठीक है, और सतत शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सदैव चलने वाली शिक्षा, जीवन भर चलने वाली शिक्षा। ओके, और इसमें क्या होता है कि सतत शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक सभी अभिकरणों के द्वारा की जाती है, और इसके द्वारा होता ये है कि व्यक्तियों को अपने विशेष जो व्यवसाय हैं उनके संबंध में अपडेट जानकारी देना, और जो है कि स्किल्स को डेवलप करना, ट्रेंड करना किसी चीज़ में लेकर के, तो उसके लिए सतत शिक्षा चलती रहती है। फिर आती है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा उन बालकों के लिए होती है, उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपना जो औपचारिक शिक्षा के लिए जो उनका समय था वो गंवा चुके हैं, समय अब उनके पास नहीं है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उस व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी दी जा सकती है, उस व्यवसाय से संबंधित जो उसको स्किल चाहिए होती है वो डेवलप करा दी जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ओके, तो इस तरीके से ये प्रौढ़ शिक्षा होती है। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है इस तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NCTVT का पूरा नाम क्या है? देखिए अब इसकी आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी यहाँ पे लिखी है, इंग्लिश आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे इनकी, ठीक है। चलिए NCTVT का पूरा नाम क्या है? देखिए NCTVT का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद, ये NCTVT का पूरा नाम होता है हिंदी में। ओके, चलिए अब जैसे इसमें फर्स्ट वन है राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद, इसका पूरा नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद को SCTVT लिखा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा SCTVT का पूरा नाम बताइए। दूसरा है हमारा केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है CSTARI, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। बचा लास्ट वन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये होता है SCRT, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SCERT। जो हमारा वन लीनियर कंटेंट है उसका देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जिनके पास नोट्स हैं वो तो नोट्स से पढ़ते रहें, जिनके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन संगठनों को सौंपी गई है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे NCERT को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, SCERT को कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसी तरीके से इनके नाम देखिए यहाँ पे दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये वाला पूछा गया था राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। SCTVT राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। NCERT की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बहुत बढ़िया। NCERT की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो NCERT की जो स्थापना है प्यारे दोस्तों, वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले NCERT का मुख्यालय कहाँ है, NCERT का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? नई दिल्ली। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है NCERT किस प्रकार का संगठन है? NCERT जो है वह स्वायत्त शासी संगठन है प्यारे दोस्तों। कैसा? NCERT स्वायत्त शासी संगठन है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1961 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूँ इस परिषद की, तो इस परिषद
का प्रमुख जो उद्देश्य है वो शैक्षिक क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। और प्रेजेंट में ये संस्था जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में काम कर रही है, NCERT। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना क्या कहलाता है। जब शिक्षा जो है शिक्षा का कोई एक जो निश्चित स्तर होता है वो सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से जब उपलब्ध होता है तो उसे हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी कहते हैं, उसे हम शिक्षा का सार्वजनिकरण भी कहते हैं, उसे हम शिक्षा का लोकव्यापीकरण भी कहते हैं। ये तीनों ही नाम इसको दिए गए हैं। ओके, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव PDF है। इसमें देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तीनों नाम देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण तीनों एक ही शब्द हैं, इसमें आप भ्रमित ना हो। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 13, व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। तो देखिए व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण देना, किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर व्यवसाय जिसमें वो जाना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट रखना चाहता है, उसमें उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, ठीक है, और उस व्यवसाय को उसको सिखा दिया जाए। ये व्यवसाय का सामान्य अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। व्यावसायीकरण के बारे में थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिए, मीनिंग ऑफ वोकेशनलाइजेशन। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, किसी व्यवसाय को सीखना। यह व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। यहाँ से क्वेश्चन मिला आपको। विस्तृत अर्थ में व्यावसायीकरण से अभिप्राय है कि शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाने में मदद करें। सिर्फ पढ़ते ही ना रह जाएं, पढ़ने के साथ साथ में कुछ ऐसा भी सीख लें, कोई व्यवसाय भी सीख लें जिससे कि पढ़ाई के तुरंत बाद वो अपना जीवन यापन कर सकें। शिक्षा के व्यवसायीकरण से अर्थ है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बना सके, इसको कहते हैं शिक्षा का व्यावसायीकरण। तो मैंने बताया था कि इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वह राइट हो जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। निजीकरण शब्द का प्रयोग पीटरी एफ ड्रकर द्वारा किस सन में किया गया। किसका निजीकरण की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, निजीकरण से रिलेटेड है। देखिए निजीकरण जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये सब्जेक्टिव PDF से मैं आपको समझा रहा हूँ। निजीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ध्यान दीजिए 1960 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा सबसे पहले अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी बुक किसकी है, ये पीटर एफ ड्रकर की है। तो 1960 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा सबसे पहले अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द का प्रयोग किए जाने का संदर्भ मिलता है। तो आंसर आपको क्या मिला, आंसर मिला 1960। सर आंसर क्या मिला, आंसर मिला 1960 में जो है कि पीटर एफ ड्रकर के द्वारा निजीकरण शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसमें जो उनकी बुक है द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसमें इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, देखिए क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो विभाजित है कितने भागों में, 12 भागों में, 13 भागों में, 15 भागों में, 22 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है प्यारे दोस्तों वह 12 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 12 भागों में विभाजित है। ओके, तो क्लास कैसी रही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा कंटेंट नहीं लिया है तो जो नंबर देख पा रहे हैं फटाफट से मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।